शर्म आनी चाहिए सरकार को, लेकिन इस सरकार का दिमाग सड़ा हुआ है। सड़े हुए आलू से ज़्यादा बदबूदार है और इसलिए कहते हैं कि संविधान की तो हत्या हो गई है और जब संविधान की हत्या हो गई तो कौन-सा संविधान? हम तो भीमा कोरेगांव में लोगों को जेल में बंद रखेंगे। 6 साल हो गए हैं, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ना इंदिरा गांधी का वो आपातकाल रहा, ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ये आपातकाल रहेगा। प्रेस की सेंसरशिप की घोषणा के बिना सारे पत्रकार बिके हुए हैं। नमस्कार, आदाब, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है रोजाना की तरह एडवोकेट इंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, रोजाना हम बात करते हैं, लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहता हूँ 1975 के उस दौर की जब इमरजेंसी लगाई गई थी। तकरीबन 18 महीने ये इमरजेंसी चली थी और कहा गया था इमरजेंसी उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी और बहुत सारे लोग उस वक्त जेल भी गए थे। जो आज सत्ता में है वो तो भाग ही गए थे, कहीं जाकर छिप गए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ इमरजेंसी का वो जो दौर था और अब जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है और बहुत सारे इसके पीछे तर्क भी देते हैं। मैं एक घटना देख रहा था, कल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि एक यादव जो कथावाचक था उसका मुंडन कर दिया गया और एक महिला जो ब्राह्मण समुदाय से आती थी उसका पेशाब का इस्तेमाल किया गया शुद्धिकरण के लिए और तर्क दिया गया कि भाई ब्राह्मणों के अलावा कोई और कथावाचक नहीं कर सकता। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की डिमांड, एक जो है नए नए शास्त्री हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं और तमाम ऐसे संत हैं जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, तो वहां पर यादवों का इतना बड़ा अपमान। तो क्या सिर्फ कॉपीराइट इनका है और संविधान में इसकी कितनी इजाजत है, कितनी नहीं है? तो आप बताएं किस तरह का दौर चल रहा है। देखिए, आज का दिन एक काला दिन है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी और लोगों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो काला दौर तो 18 महीने में खत्म हो गया था। लोगों को यातनाएँ झेलनी पड़ी, जेल यात्रा करनी पड़ी, लोग जेल में गए और उसमें उस समय तत्कालीन विपक्ष की सारे दल अलग-अलग हिंदुस्तान की जेलों में उनको रखा गया और ये हिंदुस्तान के आज़ाद इतिहास में पहला वो काला दौर था जिसको लोग आज भी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। और लेकिन आप देखिए कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, उस समय मीसा एक और डीआरआई 2 कानून थे जिनके तहत लोगों को बिना किसी तरह के आरोप के जेल में बंद कर दिया गया था। और उस समय सोशलिस्ट पार्टी के सारे लोग जेल गए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, कांग्रेस ओ के मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण सारे लोग जेल गए। और उसके बाद जो है 18 महीने बाद जब इंदिरा गांधी को लगा कि भई अब जो है मैं देश में चुनाव करवा सकती हूँ, तो उन्होंने चुनाव की घोषणा की और चुनाव की घोषणा करते ही पहला जो पलटवार हुआ, वो बाबू जगजीवन राम जो कि कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी बनाई जिसने लाल किले के मैदान में खुले में अपनी घोषणा की कि मैं जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। और जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उस समय जनता पार्टी की सरकार जीती और काऊ बेल्ट जिसे हम कहते हैं उत्तरी भारत के राज्यों में हर सीट पर उनकी विजय हुई। तो ये तो एक इमरजेंसी का इतिहास था जिसे हम लोग आज भी याद करते हैं और इसलिए कहते हैं काला अध्याय है। लेकिन इस काले अध्याय की कुछ विचित्र बातें भी हैं जो लोगों को जाननी ज़रूरी हैं, जो बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते। उस समय जब प्रेस पे सेंसरशिप लगी और सारे सरकारी अधिकारी हर प्रेस के कार्यालय में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जो भी आप खबर छापेंगे, उसकी अनुमति सरकार से लेनी होगी और तब सरकार ने बहुत सारी जो प्रेस की उस समय की छपी हुई प्रतियाँ थी, उन्हें जब्त कर लिया और उसके अगले दिन से सारी प्रेस की सामग्री को उन्होंने सेंसर करना शुरू किया। तो बहुत लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में भारत की प्रेस ने एक बहुत बड़ा बहादुराना और कहिए कि मुकाबला करने वाला कदम उठाया और बहुत सारे अखबारों ने तो अपने जो एडिटोरियल पेज थे, एडिटोरियल की जो जगह होती है वो खाली छोड़ दी। कुछ ने जिस तरह सेंसरशिप से होकर जो जिन लाइनों पर काली स्याही फेर दी गई थी वो छापी और एक तरह से दिखाने की कोशिश की कि हम इस
प्रेस फ्रीडम की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। अगर उसकी तुलना आज की प्रेस से की जाए, तो आज की प्रेस तो समझिए पूरी तरह से कंगारू के बच्चे की तरह मोदी सरकार के पेट में बैठी हुई है। वहाँ से ट्वीट बन के आते हैं, वहाँ से ट्विटर की लाइन बन के आती है, वहाँ से क्या बहस होनी है वो आती है। यानी कि समझिए प्रेस की सेंसरशिप की घोषणा के बिना सारे पत्रकार बिके हुए हैं। 1975 के दौर के पत्रकारों की तुलना में आज के पत्रकारों की अगर तुलना की जाए, तो मैं कह सकता हूँ ये गंदी नाली के कीड़े हैं। साफ पानी में न डालोगे तो ये कीड़े मर जाएँगे। लेकिन समझिए मैं अभी हाल में ही मेलबोर्न गया, वहाँ पर मैं वहाँ की लाइब्रेरी में गया, तो वहाँ मुझे एक अजीब बात पता चली, एक ऐसी बात जो मुझे नहीं पता थी। वो ये थी कि 16 अप्रैल 1944 को जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब प्रेस सेंसरशिप वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी लगी हुई थी और तब ब्रिटेन की लेबर पार्टी जो सत्ता में थी, उसके मंत्री थे आर्थर कॉलवेल। उन्होंने एक नोट जारी किया कि प्रेस सेंसरशिप के तहत सरकार जो चाहेगी वो सामग्री छपेगी, बाकी सामग्री नहीं छपेगी। और जब ये आदेश जारी हुआ और लोगों को ये था कि भई प्रेस में रिलैक्सेशन होनी चाहिए क्योंकि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने जा रही है और लोगों को ये लगने लगा था कि अब उनके आज़ादी के दिन लौटेंगे। लेकिन वहाँ के जो ब्रिटिश इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे कॉलवेल, उन्होंने अफ़सरों को कहा कि तुम दफ़्तरों में जाओ और उन्होंने तब ब्रिटेन के सरकार के आदेश पर संडे टेलीग्राफ जो कि सबसे बड़ा अखबार था, सन, डेली मिरर, संडे मिरर हेरल्ड, मेलबोर्न हेरल्ड, उनके अखबारों में लोग गए, उन्होंने बंदूकें तानी, उनकी प्रतियों को जब्त किया और कहा कि प्रेस सेंसरशिप का अगर आप पालन नहीं करेंगे, तो हम आपको सज़ा देंगे। तब आप समझिए वहाँ पर 1944 में, मैं 1944 की बात कर रहा हूँ। 1944 में संडे टेलीग्राफ के जो एडिटर थे, उनका नाम था ब्रायन पेंटन। ब्रायन पेंटन ने कहा कि मैं आपके इस गलत आदेश को नहीं मानूँगा और उनके बीच में और जनरल जो आर्थर कॉलवेल हैं, उनके बीच में लंबी लड़ाई हुई। उनके ऊपर कॉलवेल ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मुकदमा डाला और बाद में उसका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जो टेलीग्राफ अखबार के जो एडिटर थे ब्रायन पेंटन, उन्होंने अपने एडिटोरियल में जितनी भी जगह को वहाँ के सेंसरशिप अधिकारी ने काली शाही लगा दी थी, उसे एज़ इट इज़ पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने के लिए उन और उसके बाद हाई कोर्ट में मुकदमा चला और हाई कोर्ट ने कहा कि जो पेंटन हैं, वो ठीक हैं, उनका रुख ठीक है और वहाँ पर प्रेस की आज़ादी की लड़ाई, एक ग्रेट वॉर जिसे बोलते हैं, उसका नाम है ग्रेट फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो उन लोगों ने जीती। तो ये जज़्बा था 1944 में। 1975 में भारत के बहुत सारे लोगों ने ठीक इसकी कॉपी की बिना ये जाने कि 1944 में इतिहास में ये बात ऑस्ट्रेलिया में हो चुकी है। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आज भी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, हर उस देश में जिन्होंने 1944 की सेंसरशिप का विरोध किया, वहाँ आज़ादी की लड़ाई का जो सूबा है, मंसूबा है, वो पूरी तरह से जागरूक है। ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ के राजा से, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति आज डोनाल्ड ट्रम्प से, इसी तरह कनाडा में, इसी तरह न्यूज़ीलैंड में, इसी तरह फ्रांस में, इसी तरह इटली में आप देखेंगे प्रेस जो है सबसे आगे रहती है। लेकिन हिंदुस्तान की प्रेस आज 2025 में कितनी गिर गई है कि जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है उसमें भारत का नंबर 162वां है। 186 देशों में हम 162वें नंबर पर क्यों हैं? क्योंकि हमारी प्रेस जो है अपने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य को भूल गई है। वो सिर्फ़ समझती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहें, जो करें हमें तो उसका ही पालन करना है।
हम उनके खरीदे हुए गुलाम हैं, हमारी कोई आत्मा नहीं है, हम जानवर से बदतर हैं और इसीलिए हिंदुस्तान का मीडिया जनता को गलत खबरें देता है, गलत चीज़ें बताता है और इसीलिए आप देखिए कि हिंदुस्तान में आज के दिन लोगों पे 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो अपराध हुए, जो दमन हुआ, उससे ज़्यादा दमन हो रहा है। अभी पिछले साल 11 जून को 2024 में मोदी सरकार एक अमेंडमेंट लाई थी और उन्होंने कहा कि इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ और मोदी सरकार के मुताबिक उसकी हत्या 25 जून 1975 को हो गई। तो अब 50 साल तक हम क्या एक लाश ढो रहे हैं? क्या हमारा संविधान मुर्दा हो गया है? क्या रहा हमारा संविधान प्रेत बन गया है? क्या हम एक सड़ी लाश के रूप में संविधान की किताब को लेकर कोर्टों में जाते हैं? शर्म आनी चाहिए सरकार को। लेकिन इस सरकार का दिमाग सड़ा हुआ है। सड़े हुए आलू से ज़्यादा बदबूदार है और इसलिए कहते हैं कि संविधान की तो हत्या हो गई है और जब संविधान की हत्या हो गई तो कौन-सा संविधान? हम तो भीमा कोरेगांव में लोगों को जेल में बंद रखेंगे। 6 साल हो गए हैं, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। शरजील इमाम को जेल में रखेंगे। हर उस आदमी को जो हमारे खिलाफ बोलेगा, उसको हम जेल में रखेंगे और यहाँ तक कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा थे, उनको डराया, धमकाया, कहा कि तू जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा, हमारी बात नहीं मानता, तूने मोदी जी के खिलाफ जो है एक नोटिस इश्यू किया है। तो उसके घर पर, बेटों के घर पर इनकम टैक्स और ईडी ने छापे मारे जिसकी वजह से उसे मजबूरन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की जगह इस्तीफा देना पड़ा और भाग कर वो जो है हिंदुस्तान से गायब हो गया। ये हिंदुस्तान की आजादी आज के दिन है। आज नक्सलियों को जानबूझकर मारा जा रहा है। आपातकाल के दौरान भी नक्सलियों को मारा गया, आज भी मारा गया। तो मारने के लिए अदालतें तो काम नहीं कर रही। कानून का अधिकार, जान लेने का अधिकार अगर आपने सेना को या पुलिस को दे दिया है, तो उस देश में मानवीय अधिकारों की सरेआम हत्या हो रही है। और जो व्यक्ति इस बारे में आवाज़ उठाएगा, उसे क्या कहेंगे? ये अर्बन नक्सल है। यानी सच की बात करना, संविधान की बात करना, अर्बन नक्सल होने के बराबर है। और कोई नहीं बोलता। हमारे गृह मंत्री कहते हैं, फलानी तारीख तक हम नक्सल मुक्त हो जाएँगे। भाई जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों की हत्या की है, उनके बारे में कौन सोचे तो क्या मुर्दे सोचेंगे? तो ऐसी हालत में देश की हालत जो बर्बाद हो गई है, उसके बारे में हमें सोचना है, उसके बारे में हमें विचार करना है और जो आपने जिस घटना की बात की है, वो घटना वास्तव में बहुत ही दिल दहलाने वाली है। जिस तरह से इटावा में एक यादव कथावाचक को पहले तो पीटा गया, फिर उसका सर मुंडाया गया, फिर उससे कहा कि तू जो है 30,000 रुपए का जो तेरे को हमने कथा करने के पैसे शुल्क दिए हैं वो वापस कर, उसने 25,000 वापस किए। फिर उसको एक ब्राह्मण महिला का पेशाब उस शीशी में लाया गया जिस शीशी में ये लोग क्वार्टर में शराब पी रहे थे। उसमें मूत्र लाकर उसके सर पर छिड़का गया और कहा अब तेरा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो आप सोचिए हिंदुस्तान के इतिहास में ये ऐसी घिनौनी घटना है, जिसकी निंदा देश की हमारी राष्ट्रपति को करनी चाहिए। आदिवासी महिला है, विधवा महिला है, उड़ीसा से आई हुई है। मुझे हमेशा बड़ा ग्लानि होती है कि हमारी जो राष्ट्रपति है, वो किसी भी घटना पे नहीं बोलती, या तो गूंगी, बहरी, आँखें से दिखता नहीं है, पढ़ना आता नहीं या उसको सूचना नहीं दी जाती। आपने देखा अभी 2 साल पहले सीधी में, मध्य प्रदेश में, किस तरह एक आदिवासी के ऊपर एक शराब पीकर जो विधायक प्रतिनिधि है, उसने उसको मूत कर दिया। उसकी खबरें छपी और आप देखिए हिंदुस्तान में अब ये कहा जा रहा है कि कथावाचक करने के लिए ब्राह्मण होना ज़रूरी है। तो ये मनुस्मृति है या राम राज्य है? राम के समय में सबको याद है शंभुक की हत्या क्यों की गई थी। शंभुक ने ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जा रहे वेद पाठ को सुन लिया था, तो उसको ये सज़ा भगवान राम ने दी कि इसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाला जाए। और जब पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाला गया, तो उसके पर्दे फट गए, उसके
जिस्म में और मस्तिष्क में जब पिघला हुआ शीशा गया, तो वो मर गया। तो शंभुक की हत्या की तरह आप समझो ये जो यादव है बच गया। इन ब्राह्मणों को रामायण की याद नहीं आई, राम जी की याद नहीं आई। नहीं तो कहते हम भी राम की तरह इसके मुँह में जहाँ से इसने कथा की है, उबला हुआ, पिघलता हुआ शीशा डालेंगे और शीशा डालेंगे तो ये बेचारा मर जाता। इसी तरह आपको याद होगा एकलव्य की कहानी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर जिस तरह से अस्त्र-शस्त्र और धनुष चलाना सीखा और इतना वो कुशल था कि एक कुत्ता भौंक रहा था तो उसने कुत्ते के मुँह में बाणों को भरकर उसके मुँह को सील कर दिया। और जब द्रोणाचार्य ने देखा तो ओहो! ये तो हमारे सवर्ण अर्जुन का बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाएगा। तो उन्होंने उसको कहा तूने मुझे गुरु माँगा है तो अपना अंगूठा दे दे। तो अंगूठा काट लेते। हो सकता है इस कथावाचक की जुबान काट लेते। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि जो हमने जाति की व्यवस्था बनाई है, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। वो बिगड़ेगी तो हमारा सारा का सारा ढांचा ढह जाएगा। लेकिन आप देखिए, जितने कथावाचक हैं, जितने जो साधु संत हैं, आशाराम कौन है? आशाराम एक सिंधी है, वो तो ब्राह्मण नहीं है। राम रहीम कौन है? वो जट सिख है, वो भी ब्राह्मण नहीं है। संत रामपाल, वो भी जाट है। और ये भोले बाबा अलीगढ़ वाले जिन्होंने पिछले साल 125 महिलाओं और बच्चों को कुचलवाकर अपने समारोह में मार डाला था, वो तो जाटव है। तो वो भोले बाबा कैसे बन गया? तो आप समझिए, जिन लोगों की दुकान चल रही है राधे माँ, उसकी जाति पूछी आपने? आने वाले समय में ये कहेंगे अपनी जात का बिल्ला लगाकर चलो। अब बिल्ला ही नहीं लगाना। अगर शूद्र हो तो आगे हंडिया लटका लो, पीछे जो है झाड़ू लटका लो, घंटले में घंटी बांध लो, ताकि दूर से पता चल जाए कि तुम जो है शूद्र हो। अब एक शूद्र मेल चलेगी, उसमें सारे शूद्र यात्रा करेंगे, ब्राह्मण अलग यात्रा करेंगे। ट्रेनें इस हिसाब से बनेंगी। ये ट्रेन जो है ब्राह्मणों के लिए है, ये ट्रेन जो है उन लोगों के लिए है जो शूद्र हैं, अछूत हैं। हवाई जहाज की यात्राएँ भी ऐसे होंगी कि ये एयर इंडिया की, बम्बई की जाने वाली ब्राह्मणों की फ्लाइट है और ये वाली शूद्रों की फ्लाइट है। इसी तरह सड़कों पर होगा, बसों में लिखा जाएगा, जैसे अभी लिखा जाता है महिला स्पेशल, लिखा जाएगा शूद्र स्पेशल, फिर लिखा जाएगा ब्राह्मण स्पेशल, राजपूत स्पेशल, फिर शौचालयों में किया जाएगा ये मूतने की जगह जो है, ये ब्राह्मणों की है। जब ब्राह्मण मूत करेंगे, तो उस मूत को शीशियों में भरकर रामदेव की जो दुकान है वहाँ बेचा जाएगा। ये ब्राह्मण मूत्र है, ये गंगा और गौ माता के मूत्र से ज़्यादा पवित्र है। इसका आचमन भी करो, इसका श्रृंगार भी करो, इसको बाल में भी लगाओ और पवित्र हो जाओ। तो इस देश में अंधविश्वास की आंधी चल रही है और हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है ये राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों को वैज्ञानिक सोच दे। नीति निदेशक सिद्धांत ये है, लेकिन हमें नीति निदेशक सिद्धांतों से मतलब नहीं है। हमने तो संविधान को मार दिया, ये मर गया। मरे हुए संविधान की आप हड्डी निकालो, उसकी पसली निकालो, उसकी उँगली काटो, उसकी टाँग काटो, कुछ भी काटो, मुर्दा संविधान कुछ नहीं बोलेगा। और वास्तव में अमित शाह जो कहते हैं कि ये संविधान हत्या दिवस था, तो हत्या दिवस करने के बाद ये हर साल संविधान की हत्या करते हैं। और मजे की बात है, एक आदमी 144 करोड़ में नहीं कहता कि भाई तुम ये बेवकूफ़ी भरी बात कहाँ से ढूँढ के लाते हो? नागपुर में जो इनका तीर्थ स्थल है, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तो देवरस उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आज़ादी के इतिहास में ये जो आपातकाल है, ये अनुशासन पर्व है। इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने अच्छी बातें कही थी, माफ़ी माँगी थी। ये सारे माफ़ी वीर उस समय जेलों में रोते थे। आए कहाँ आ गए? ये डरते हैं जेल जाने से। ये तो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, क्योंकि कम्युनिस्ट तो उस समय इंदिरा गांधी के साथ थे। तो जो लोग आज़ादी की लड़ाई में उस समय लड़े, वो आज हाशिए पे हैं
और जो उस समय अपनी दुम टाँगों के पीछे छिपाकर छिपते फिर रहे थे, वो आज भाषण वीर बन के संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं और रोज़ संविधान की हत्या कर रहे हैं। वाह भई वाह! ऐसी सरकार को आपको समर्थन देना है तो दीजिए। ऐसे प्रेस को आप कहें कि ये ऐसा प्रेस है, जो जनता के अधिकारों को प्रेस करता है। ये प्रेस वालों से बदतर है। तो ऐसे हालत में हिंदुस्तान 50 साल बाद आज जहाँ खड़ा है, वो दिन आपातकाल से बुरे दिन हैं, बुरा समय है, उसकी निंदा करनी चाहिए और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ना इंदिरा गांधी का वो आपातकाल रहा, ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ये आपातकाल रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर पूरे अपडेट के लिए। तो सर ने जैसे 1975 से लेकर अब तक की जो सारी कहानी बयाँ की है, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।